हेलो एवरीबॉडी। अब आज स्टार्ट कर रहे हैं हम जो सीरियलाइजेबिलिटी का हमारा टॉपिक चल रहा था उसमें हम चेक कर रहे हैं कि जो हमारा को गिवन शेड्यूल है वो हमारा इक्विवेलेंट शेड्यूल है या नहीं है। तो हम इसमें मेथड यूज़ कर रहे हैं अभी कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट का। तो अब देखो दो शेड्यूल हमने लिए, एक एस ले लिया, एक S1 ले लिया और एक S2 ले लिया। ठीक है, अब देखो यहाँ से इसकी जो ट्रांजैक्शन है T1 T2, इसकी ट्रांजैक्शन ये लिया है, यहाँ से ये राइट है, देन फिर ये रीड है, ये राइट है, देन फिर ये रीड है। अब इसका जो ट्रांजैक्शन है यहाँ से इसको देखते हैं T1 एंड T2, ये है RA, यहाँ WA, ये RB एंड RA एंड WA। ठीक है, ये अब देखो ये जो शेड्यूल है S1 और दूसरा है S2, तो देखने में ये बिल्कुल अलग अलग लग रहे हैं ना, दिखने में इक्वल नहीं है। तो अब इसी को हमें चेक करना है कि क्या ये कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट है या नहीं है। तो कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट के लिए हम पहले कॉन्फ्लिक्ट पेयर चेक करते हैं। देखो कॉन्फ्लिक्ट पेयर कौन कौन से होते हैं कि हम देखो RA यानी रीड A और रीड A, ये क्या है, नॉन कॉन्फ्लिक्ट है। नॉन कॉन्फ्लिक्ट ये पेयर क्या है, नॉन कि दोनों सेम डेटा पे भी काम कर रहे हैं लेकिन रीड भी है, तो एक ही टाइम पे कितने मर्जी रीड हो तो उसमें कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता। अब अगर सेम डेटा पे है रीड और राइट एंड राइट A, तो ये हो जाएगा इसका रीड A, राइट A और राइट A, यानी राइट का जो है ना कॉन्फ्लिक्ट रीड भी होता है राइट भी होता है। तो ये हमारे हैं कॉन्फ्लिक्ट पेयर जब सेम डेटा पे काम कर रहे हैं तब। और अगर दोनों अलग अलग डेटा पे काम कर रहे हो, ये R पे दोनों अलग अलग वेरिएबल पे काम कर रहे हो और ये B पे है सपोज, ये A पे है, और ये R B पे है, ये W A पे है, देन ये A पे है और ये B पे, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, जब दोनों अलग अलग वेरिएबल पे है तो नॉन कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, तब वो एक दूसरे को इंटरफेयर नहीं करेंगे। अब जो हमने पीछे एग्जांपल लिया था उसमें चेक करते हैं कि हमारा एडजेसेंट पेयर क्या है। जैसे देखो ये T1 और T2 हमने ये लिया हुआ था ना, तो यहाँ से ये था हमारा RA और WA, देन RA WA एंड RB। ठीक है, तो अब यहाँ से हमारे पास में ये देखो इसका जो एडजेसेंट है ये है पेयर है, क्योंकि अगर हम इसको यहाँ पर ले आए तो वो सेम हो जाता है हमारा। अब इसका एडजेसेंट पेयर ये है, अब इसको चेक करना है कि ये जो है कॉन्फ्लिक्ट पेयर है या नॉन कॉन्फ्लिक्ट पेयर। देखो ये A पे काम कर रहा है, ये B पे काम कर रहा है, तो ये क्या होगा, नॉन कॉन्फ्लिक्ट पेयर। जब नॉन कॉन्फ्लिक्ट पेयर हो, अगर नॉन कॉन्फ्लिक्ट पेयर हो तो हम इसकी पोजीशन को स्वैप कर सकते हैं। पोजीशन कैसे कि इसकी जगह ये आ जाएगा और इसकी जगह ये आ जाएगा, यानी इसको कैसे लिख सकते हैं हम, शेड्यूल को T1 एंड T2, यहाँ पे ये RA ये WA, ये तो RA ही रहेगा और यहाँ से इसकी स्वैपिंग हो जाएगी, यहाँ पे ये पहले RB आ जाएगा और ये WA आ जाएगा। उसके बाद अब इन दोनों का देखते हैं हम, इसका एडजेसेंट ये है। अब इसमें अगर ये नॉन कॉन्फ्लिक्ट है तो आपस में स्वैप कर सकते हैं। देखो ये अलग अलग वेरिएबल पे काम कर रहा है, यानी ये भी क्या है हमारा नॉन कॉन्फ्लिक्ट है, तो हम इसको भी पोजीशन इसकी स्वैप कर सकते हैं, यानी T1 T2, तो इसका आ जाएगा ये RA WA देन RB और फिर नीचे RA एंड राइट A। तो अब ये हो गया हमारा, जो हमने पहले देखा था पीछे जो नोट करा था, तो वो S जो था अब हमारा ये इक्विवेलेंट हो गया, यानी S और S डैश यानी S1 और S2 ये दोनों के दोनों क्या हैं, ये कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट है शेड्यूल दोनों के। तो ये हमने इसमें चेक कर लिया बाय यूजिंग कॉन्फ्लिक्ट पेयर और नॉन कॉन्फ्लिक्ट पेयर के थ्रू। अब देखो, अब इसमें एक और एग्जाम्पल लेकर के हम चेक करते हैं जिसमें हम थ्री ट्रांजेक्शन कंसीडर कर लेते हैं, T1 T2 एंड T3। ठीक है, ये है हमारा RX, ये RY एंड RX, ये आ गया RY RZ WY
WZ एंड ये टाइमिंग है इसकी, और यहाँ पे आ गया ये RZ। ठीक है, अब देखो यहाँ से अगर हमने इसका ट्रांजैक्शन का, इसमें हम प्रीसीडिंग ग्राफ बनाते हैं। इसमें क्या बनाएंगे हम इसमें बनाएंगे प्रीसीडिंग ग्राफ, प्रीसीडेंस ग्राफ। ठीक है, ये ड्रॉ करेंगे। अब वो कैसे ड्रॉ करते हैं, देखो सबसे पहले हमारे पास कितनी वर्टेक्स हैं, T1, T2 एंड T3, 3 वर्टेक्स हैं। अब यहाँ से हमारे पास में देखो, सबसे पहले हमने RX को रीड करा। RX का कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, रीड का कॉन्फ्लिक्ट होता है राइट ना, रीड का कॉन्फ्लिक्ट होगा राइट। तो यहाँ पे WY अपना नहीं चेक करना है, दूसरे वाले का चेक करना है ना। अगर अपना ट्रांजैक्शन में है भी तो भी अगर हम यहाँ पे लिख लेते हैं एक WX, अगर सपोज सेम ट्रांजैक्शन में उसका कॉन्फ्लिक्ट पेयर है भी तो उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे, हम दूसरे ट्रांजैक्शन में देखेंगे। तो अब देखो इसका कॉन्फ्लिक्ट पेयर होता है राइट Y, तो राइट X, तो राइट X है कहीं पे, यहाँ दोनों में ही नहीं है, तो यानी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, ये क्लियर हो गया। उसके बाद अब इसको रीड करते हैं, रीड Y का कॉन्फ्लिक्ट अब इसमें राइट Y इसमें है नहीं है, इसमें है, इसमें भी नहीं है, तो यानी ये भी क्लियर हो गया, कोई इशू नहीं है। अब देन रीड X का कॉन्फ्लिक्ट होगा राइट X। अब देखो राइट X कहाँ पर है, राइट X यहाँ है, तो हमने ले लिया यहाँ से T3 से T1 में उसका कॉन्फ्लिक्ट मिला है, यानी T3 से T1 की तरफ हम एक एरो बना देंगे, ये क्लियर हो गया। देन रीड Y का कॉन्फ्लिक्ट क्या होगा, राइट Y, रीड Y का कॉन्फ्लिक्ट है राइट Y, यानी T2 से T3 में, इसका कॉन्फ्लिक्ट कहाँ मिला, T3 में। T2 कहाँ है, T2 से T3 में। ठीक है, अब ये भी क्लियर हो गया। देन रीड Z का कॉन्फ्लिक्ट क्या होगा, राइट Z, और राइट Z इसी में ही है, सेम उसमें। तो अभी इसको लेते हैं और हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा ये, इसका कोई और कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, रीड Z तो होगा नहीं कॉन्फ्लिक्ट, तो ये भी क्लियर हो गया। यहाँ से है हमारा राइट Y का कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, राइट Y का कॉन्फ्लिक्ट होगा हमारे पास में रीड X भी होगा, राइट का कॉन्फ्लिक्ट रीड और राइट दोनों होंगे, तो यानी इसका क्या होगा, RY भी होगा और WY भी होगा, तो RY और WY तो है ही नहीं, तो यानी ये भी क्लियर हो गया। WZ का कॉन्फ्लिक्ट क्या होगा, रीड RZ और WZ। अब देखो WZ है किसी में नहीं है, पर RZ है यहाँ पर, यानी T2 से T1 की तरफ कॉन्फ्लिक्ट मिल रहा है, T2 से T1 की तरफ। तो ये वाला हमारा ये इस तरह से ये कॉन्फ्लिक्ट मिला। तो अब इसके बाद में ये क्लियर हो गया। अब RZ का है, तो RZ के बाद में तो कुछ है ही नहीं उसमें, तो उसे हम छोड़ सकते हैं। तो ये इस तरह से बना। अब इसमें ये चेक करेंगे कि लूपिंग हो रही है या नहीं है। लूपिंग का मतलब ये है कि अगर T1 से हम स्टार्ट कर रहे हैं तो वापस घूम करके T1 पे ही आ रहे हैं, तो इसमें लूपिंग तो नहीं है। तो अगर लूपिंग एग्जिस्ट नहीं हो रही है तो यानी इसमें क्या है कि ये कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है, कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल शेड्यूल है ये। ठीक है, अगर ये लूपिंग नहीं है, अगर ये कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी है इसके अंदर, तो यानी ये सीरियल शेड्यूल भी है, तो ये सीरियल शेड्यूल भी है। और अगर ये सीरियल शेड्यूल है तो कंसिस्टेंट भी है। तो क्या है, ये कंसिस्टेंट भी है। तो ये हुई तीनों कंडीशन इसकी। तो अब इसमें देखना पड़ेगा कि अगर इसका सीरियल शेड्यूल कुछ एग्जिस्ट कर रहा है तो वो कौन सा सीरियल शेड्यूल एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि अगर हमारे पास में 3 वर्टेक्सेस हैं तो 3 वर्टेक्स में क्या बताया था आपको कि जो लास्ट वीडियो है, अगर नहीं देखी है तो उसे चेक कर लेना कि अगर 3 वर्टेक्स हैं मतलब तो उसमें हमारा क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 3, यानी इसकी जो होंगे 6 कंडीशंस बनेगी, T1 T2 T3, T1 T3 T2 T2 T1 T3, इस तरह से करके हमारी जो है 6 कंडीशन बनेगी। उसमें 6 में से एक जो है कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो जाएगी जो कि हमारे सीरियल शेड्यूल होगा। तो अब देखो इसमें क्या है, इसमें हम क्या करेंगे, अब ये जो ग्राफ बना है इसको मैं नेक्स्ट स्क्रीन पे ले लेते हैं।
इसको अब देखो यहाँ से ये बना हमारा प्रेसिडेंट ग्राफ। देखो ये हमारा T2 है और ये T3, यहाँ से ये, यहाँ से ये। तो इसमें ना हम वो वर्टेक्स निकालते हैं जिसके मतलब जिसके पास में ना कोई मतलब जिसमें एज कोई आ नहीं रही है जिसकी तरफ। तो इसमें से कौन सा वर्टेक्स है, वो है T2, यानी T2 को सबसे पहले लिख लेते हैं। अब इसके बाद में ये तो लूप से बाहर हो गया, अब बचा क्या हमारे पास में, T1 बचा और T3 बचा। तो इसमें कहाँ है एरो, ये है। तो अब देखो इसमें क्या करेंगे, इसमें है हमारा T3, नेक्स्ट कौन सा आ जाएगा, T3, तो ये आ गया T3। उसके बाद में नेक्स्ट कौन सा बचा, T1, क्योंकि इसके पास में फिर एक एरो जा रहा है तो लास्ट में T1 बचा। तो इस तरह से यानी उन जो 6 हमारे पास में जो सेट थे, तो उन 6 में से हमारे पास में ये जो है कंडीशन ये ट्रू हो रही है। ये मतलब एक पॉसिबिलिटी बन रही है कि हम क्या करेंगे, सबसे पहले T2 को कंप्लीट करेंगे, फिर T3 को कंप्लीट करेंगे, फिर T1 को कंप्लीट करेंगे, जो कि इसका एक तरह से ये सीरियल शेड्यूल हमारे को मिल गया। तो अब देखो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, T1, T2 एंड T3। तो अब देखो हमारे पास में जो गिवन था, तो हम उसकी वैल्यू सबसे पहले T2 कंप्लीट हो रहा है, यानी ये RZ एंड WZ, फिर T3 कंप्लीट हो रहा है, यानी RY, RX एंड WY, फिर उसके बाद में T1 कंप्लीट हो रहा है, तो RZ एंड WX। इस तरह से हमारा जगह एक एक करके तीनों कंप्लीट होंगे। तो ये तीनों का हमारा क्या हो जाएगा, ये सीरियल शेड्यूल हमारे को मिल जाएगा। तो इस तरह से हम ये कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट को चेक करते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।